ऑल राइट। स्क्रीन विजिबल है बच्चों आप लोगों को? इज द स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। फंडामेंटल्स ऑफ चार्ज और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड फील्ड हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना। आज कुछ अलग टॉपिक्स पढ़ते हैं, ठीक है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस देखते हैं आज, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे एक्ट करता है ना। ठीक है, इसके अलावा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी लास्ट क्लास में, याद होगा सब लोगों को। Yes, है sir. ना? इलेक्ट्रिक Yes, sir. फील्ड को हम यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे अलग अलग, मतलब वेरियस बॉडीज पे, रॉड पे, रिंग पे, है ना। इन सब पे क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको हम एक बार रिवाइज कर लेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, कॉलम्स लो के एप्लीकेशंस वगैरह इन पे ही आते हैं, है ना। तो वो सब हम आज कर लेंगे। ठीक है भाई, स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, सबसे पहले तो ये डिस्कस करते हैं। तो लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, वो सब पढ़ी थी, है ना। अब हम सीधे कंक्लूजन पे आते हैं, जो कि आपका फॉर्मूला है जो आपको यूज करना है। तो जैसे कि मान लो कोई चार्ज हमने प्लस क्यू प्लेस कर दिया स्पेस में, एंड वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जनरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकलती हैं रेडियली आउटवर्ड्स, Yes, sir. है ना, सिमेट्रिकली हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। तो अगर हम किसी डिस्टेंस आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहें इस प्लस क्यू चार्ज की, तो कैसे निकालते हैं मैथमेटिकली? फोर्स ड्यू टू दिस चार्ज डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, है ना। कोई चार्ज अगर क्यू नॉट है, तो मतलब कोई टेस्ट चार्ज हम रख रहे हैं, तो उस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे? फोर्स डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, है ना। और एफ कैसे निकालते हैं? अगर क्यू नॉट कोई टेस्ट चार्ज है हमारा, और प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, तो एफ इक्वल्स टू क्या हो जाता है? के इंटू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर होता है फॉर्मूला, लास्ट टाइम पढ़ा था हमने, है ना। Yes. और अगर हमको वेक्टर लिखना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो हम एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, यूनिट वेक्टर से, जिसका कि कोई मैग्नीट्यूड तो होगा नहीं, मैग्नीट्यूड वन होगा, डायरेक्शन होगा बस। तो जस्ट टू गिव द डायरेक्शन, आर वेक्टर से आर कैप से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, है ना। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या आ जाएगा? एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट, यानी कि आपको क्यू नॉट से डिवाइड करना है। तो क्यू वन क्यू टू में जब आप क्यू वन प्लस क्यू रखोगे और क्यू टू रखोगे आप क्यू नॉट, तो एक चार्ज एलिमिनेट हो जाएगा, यानी जो क्यू नॉट है वो एलिमिनेट हो जाएगा। तो अगर आपको किसी टेस्ट चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है, तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, है ना। और अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो आर कैप से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। दिस इज योर फॉर्मूला, ठीक है, इसको नोट कर लो। रिवीजन में क्विक नोट्स बनाने हैं थोड़े से छोटे से, जिसमें कि फॉर्मूला या छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स हों, ताकि हम रिवीजन के टाइम पे इनको डायरेक्टली यूज कर लें। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? न्यूटन पर कूलम। Yes, sir. फोर्स अपॉन चार्ज है ना, तो न्यूटन पर कूलम हो जाएगी, है ना, एसआई यूनिट। कोई डाउट है इसमें किसी को? No, sir. आगे चले। Yes, sir. अगर बहुत सारे चार्जेस हैं, सिस्टम ऑफ चार्जेस है, तो फिर कैसे डील करेंगे? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है आपको एट अ पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो आप क्या करोगे? वेक्टर सम निकाल दोगे सारे इलेक्ट्रिक फील्ड्स का एट अ पॉइंट ड्यू टू ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस। जैसे कि अगर किसी पॉइंट पी पे आपको निकालनी है, जितने भी चार्जेस हैं क्यू वन क्यू टू क्यू थ्री क्यू फोर, इन सबका आपको वेक्टर सम निकालना है ना। जैसे क्यू फोर की वजह से ई फोर इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, क्यू थ्री की वजह से ई थ्री बनी, है ना, ऐसे ई टू और ई वन, तो सबका वेक्टर सम आप जो निकालोगे, दैट विल बी योर फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो आप सीधे वेक्टर सम निकाल सकते हो, इनको ऐड कर सकते हो डायरेक्टली, ई वन ई टू ई थ्री ई फोर, और इंडिविजुअल ई वन और ई टू और ये सब लिखना आपको आ चुका है अब, है ना। जैसे ई वन क्या हो जाएगा? ई वन इज बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द चार्ज क्यू वन, है ना। तो क्या हो जाएगा? ये के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू वन अपॉन आर वन स्क्वायर। अब आर वन पी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमें डिस्टेंस चाहिए ये क्यू वन से पी तक का, है ना। सो वी राइटिंग आर वन पी का होल स्क्वायर। आर वन वेक्टर, आर वन कैप से हमने मल्टीप्लाई क्यों किया?
बताओ। डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए है ना, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो हमको KQ1/R1² से मिल ही जाएगा, लेकिन हमें डायरेक्शन भी चाहिए क्योंकि वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो इसलिए हमने R1 से मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली आप E2 E3 E4 निकाल सकते हो और सबको ऐड कर सकते हो, तो आपका एक कॉमन फॉर्मूला बन जाएगा। A को कॉमन ले लोगे 1/4πε0 को, एंड देन सिंपली आप सबको ऐड कर दोगे। ठीक, तो ये बेसिक तरीका होता है निकालने का, आपको पता है ऑलरेडी, बट आपको इसको अप्लाई करना आना चाहिए। ठीक है, तो एक छोटा सा क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करो, है ना, then we will discuss further. What is the magnitude of a point charge due to which the electric field 30 centimeter away has the magnitude 2 न्यूटन पर कूलम? यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है, आपको पॉइंट चार्ज का मैग्नीट्यूड बताना। करो, सॉल्व करो। एक बच्चे का आंसर आया है भाई, बाकी लोग भी आंसर करो। सब लोग आंसर करेंगे, अगर नहीं आ रहा है तो डिस्कस लिखना। सॉल्व करें बच्चों, या और टाइम चाहिए? सॉल्व करें। ओके, सो काफी बच्चों ने आंसर दिया, वेरी गुड। सॉल्व करते हैं इसको। इसमें डायरेक्टली मैग्नीट्यूड हमें निकालना है, वेक्टर के ऊपर बॉदर करने का कोई फायदा नहीं है। डायरेक्टली आप लिख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू K इंटू Q/R², राइट। अब इसमें आपको क्या क्या वैल्यू दी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी हुई है 2 न्यूटन पर कूलम, K की वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁹ होती है, Q आपको निकालना है ना, और डिस्टेंस कितना दे रखा है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करके लिख सकते हो, तो ये कितना हो जाएगा 0.3 का होल स्क्वायर। तो Q की वैल्यू कितने आ जाएगी, 0.3 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, है ना, और ये दिस विल बी 2 इंटू 0.09, राइट, एंड डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10⁹ ठीक है। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बिकम 2 इंटू 0.01 इंटू 10⁹ 10⁹ आएगा या -9 आएगा? -9। माइनस, -9। है ना, कितना आ जाएगा ये आंसर, 2 इंटू 10⁻11, है ना। कॉलम्स, कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन। एनी डाउट्स? No, sir. श्योर? Yes, sir. Yes, sir. आगे चलते हैं। ट्राइंगल बेस क्वेश्चन है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ABC, जिसका साइड दिया हुआ है ABC, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट C निकालना है आपको। C पे कितना मैग्नीट्यूड होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, दैट यू नीड टू फाइंड। करिए, सॉल्व करिए।
क्यू चार्ज यहाँ है, क्यू यहाँ है, क्यू भी यहाँ है। चैट में आंसर करो कितना आ रहा है। हाँ भाई, आंसर आ गया, डिस्कस करें बच्चों। यस Am I सर। audible? आवाज आ रही है मेरी सभी को? ठीक है। तो भाई दोनों पॉइंट चार्जेस जो हैं क्यू और क्यू, ए और बी पे, दोनों की वजह से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। सिंस हमने बताया गया है कि चार्ज पॉजिटिव है, तो जो आपका फोर्स आएगा वो अवे फ्रॉम द चार्ज आएगा, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी यही रहेगा सिनेरियो। तो ई आपका लेट से इस डायरेक्शन में आ रहा है और एक ई वेक्टर आपका इस डायरेक्शन में बन रहा है, राइट। समझ में आ रही बात सब लोगों को? एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही सबको? Yes. ठीक है। तो अभी हम लोगों को दोनों वेक्टर्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, वेक्टर्स हैं उनके बीच में एंगल्स डिफाइन करना पड़ेगा। एंगल कितना होगा? तो क्या लगता है कितना एंगल होना चाहिए? 60 डिग्री। 60 डिग्री होना चाहिए। अब Yes. ऑब्वियसली एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो सारे एंगल ही 60 डिग्री होंगे। ये वाला भी 60 डिग्री होगा, है ना। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा ये वाला और ये वाला, है ना। एंगल सी जो है आपका बेसिकली, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो अब हमको रिजल्टेंट निकालना तो आता ही है। कैसे निकालते हैं भाई? ई रिजल्टेंट या ई सी बोल देते हैं इसको। ई सी का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई? ई स्क्वायर प्लस 2 इंटू ई कॉस, कॉस कितना? 60। 60 कॉस 60 की वैल्यू पता है? हाफ। हाफ, है ना। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया? 1 हो गया। तो ये ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर बन जाएगा, दैट विल बी 3 स्क्वायर। बताओ बच्चों, समझ में आ रहा है? Yes. नाउ ई सी विल बी √3e, राइट। जब अंडर रूट ले लोगे आप दोनों तरफ, तो इधर आ जाएगा ई सी, इधर आ जाएगा √3e, है ना। √3e का क्या मतलब है? √3 मल्टीप्लाई बाय √3 मल्टीप्लाई बाय क्यू अपॉन
4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के को नीचे ले गए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख के, है ना। और डिस्टेंस कितना है भाई, कोई भी A. एक निकाल रहे हो आप तो ए डिस्टेंस आएगा ए Yes. स्क्वायर। सो दिस विल बी विच ऑप्शन, सी ऑप्शन। Yes, sir. ठीक है, इजी क्वेश्चन था, आगे चलें। अब देखो Yes. ऐसे क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर पा रहे हो तो आप थोड़े से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाओगे, है ना। तो अब हम लोगों को बस क्या है कि थोड़ी प्रैक्टिस करना है, बेसिक्स हमारे फंडामेंटल्स क्लियर हो गए तो अब हम आगे अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो डीपीपी सॉल्व जरूर करना, थोड़े क्वेश्चंस मैं भी क्लास में लूंगा आगे, थोड़े क्वेश्चंस आप भी करो खुद से, है ना। डीपीपी सॉल्व करो, डाउट्स आते हैं तो डिस्कस करेंगे। चार्ज डेंसिटीज की बात करते हैं, तो चार्ज डेंसिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो हम कब यूज करते हैं, चार्ज डेंसिटीज के कॉन्सेप्ट को कब यूज करते हैं बच्चों, जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है किसी कंडक्टर पे, राइट। Yes. अगर कोई पॉइंट चार्ज नहीं है, आपका चार्ज पूरे कंडक्टर पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो फिर आप चार्ज डेंसिटीज के कॉन्सेप्ट को यूज करते हो। जैसे कि सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से टाइप की होती है। फर्स्ट वाला कौन सा होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। Yes, sir. Yes, sir. है ना, किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, Lambda. लैम्डा से। क्या होता है लैम्डा, इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट लेंथ, Yes, sir. है ना। और यूनिट क्या होती है इसकी, Coulomb per meter. कॉलम पर मीटर, वेरी गुड, है ना। यानी कि अगर कोई यूनिफॉर्म रॉड है, जैसे कि वो अगर एल लेंथ की है, तो उस पे लैम्डा क्या हो जाएगा, चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, क्यू अपॉन एल, है ना, मैंने चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग द लाइन। सिमिलरली हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात कर सकते हैं। Yes, sir. क्या होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Sigma. हाँ जी, Sigma. Sigma. सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा क्या होता है, क्यू अपॉन ए, Yes, sir. Yes. है ना, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कॉलम पर मीटर स्क्वायर, Yes, sir. Yes, sir. है ना। जैसे कोई प्लेट है, उस पर अगर आपके चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस तरह से होगा, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी हो जाएगी चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इसका प्लेट का जो भी डायमेंशन होगा, जैसे कि इसका क्रॉस सेक्शन अगर रेक्टेंगुलर है, तो इसका एरिया हम क्या ले लेंगे भाई, लेंथ इनटू ब्रेथ ले लेंगे, है ना। तो चार्ज अपॉन लेंथ इनटू ब्रेथ आ जाएगा। तो प्लेट वगैरह के केस में हम क्या ले लेते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी कंसीडर कर देते हैं। लास्ट वाली कौन सी है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, Yes, sir. है ना। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से करते हैं क्या, Yes, sir. Yes. है ना। रो क्या होता है भाई, क्यू अपॉन वी, On V. क्यू अपॉन में भी, है ना। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर क्यूब, है ना। कोई स्फेयर है, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इवनली, तो उस स्फेयर के केस में आप क्या यूज करोगे भाई, रो यूज करोगे। ठीक है, चलो ये सब तो बेसिक चीजें हो गई। आगे चलते हैं, आगे जो काम लेते हैं हम, जैसे कि अगर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, ध्यान से सुनना बातों को। अब अगर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो आप उसको डील कैसे करोगे, यानी कि उसमें कैसे निकालोगे आप इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो सबसे पहले आप क्या करते हो, यू नीड टू डिवाइड द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इनटू स्मॉल एलिमेंट्स, है ना। छोटे छोटे एलिमेंट्स में आप उसको डिवाइड कर दो, ईच ऑफ विच कंटेन्स डेल्टा क्यू चार्ज। मतलब कि आपका जो चार्ज है ना, वो डेल्टा क्यू चार्ज, छोटे छोटे डेल्टा क्यू चार्जेस से आपका होना चाहिए। जैसे कोई अगर हम बॉडी ले लेते हैं, ये ऐसे कोई बॉडी ले ली, ठीक है। तो अगर इस पूरी बॉडी पे चार्ज है मान लो कैपिटल क्यू, तो हमको क्या करना है, छोटे छोटे डेल्टा क्यू चार्ज का लेना है चार्ज और डिस्ट्रीब्यूट कर देना है ना। इसकी वजह से किसी पॉइंट पी पे, लेट्स से कि पॉइंट पी है, कोई बार इस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है, ठीक है। इस पॉइंट पी पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड आने वाली है वो हमें निकालनी है। तो इस डेल्टा क्यू की वजह से डेल्टा ई इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगी, लेट्स से, राइट। Yes. और इसका डिस्टेंस ले लेते हैं, ये आर डिस्टेंस है मान लो, आर डिस्टेंस दूर है तुम्हारा,
ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्यू टू वन ऑफ दीज एलिमेंट, जैसे डेल्टा क्यू की वजह से हमने कैलकुलेट कर लिया पॉइंट पी पे। उसके बाद हम क्या करेंगे, वी नीड टू इवेल्युएट द टोटल फील्ड, सारी जितनी भी टोटल फील्ड है वो करेंगे, कैसे करेंगे, बाय एडिंग ऑल दी कंट्रीब्यूशन, है ना, सारे चार्ज एलिमेंट्स का कंट्रीब्यूशन ऐड करके निकाल लेंगे, है ना, इंटीग्रेट वगैरह कर लेते हैं ना इसके बाद में। ठीक है, तो कोई भी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी हो, कोई भी बॉडी हो जिसपे की कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो, तो उसको ऐसे सॉल्व किया जाता है कि डेल्टा क्यू मान के उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो और फिर सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स को आप इंटीग्रेट करके ऐड कर दो। ठीक है, जैसे कि हम एक यूनिफॉर्मली चार्ज बॉडी पे निकाल के देखते हैं, तो ये आपका रॉड है, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड है, इसमें अगर आपका चार्ज लेट से प्लस चार्ज पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो आप क्या करोगे, एक छोटा सा एलिमेंट लोगे dx लेंथ का, है ना, लेट से कि आपको O पॉइंट से निकालना है। ठीक है, let's take a small element dx from point O on the rod which makes a angle theta from point P। P पॉइंट पे निकालना है, तो ये पॉइंट P जो है आपका, इससे आप परपेंडिकुलर ड्रॉप किया आपने O पॉइंट पे, राइट, जो कि R डिस्टेंस पे था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं ना भाई R, तो हम, है ना, तो Yes, हमने रॉड पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया P पॉइंट से। ठीक है, और वो जो डिस्टेंस थी P पॉइंट से O पॉइंट की, उसको R मान लिया, और फिर हमने क्या किया, एक एलिमेंट ले लिया उसी रॉड पे जो कि थीटा एंगल पे था, थीटा एंगल पे था P पॉइंट से। ठीक है, dx एलिमेंट थीटा एंगल पे था P पॉइंट से। ठीक है, अब ऑब्वियसली इस dx लेंथ पे जो चार्ज है ना, लेट्स से dq चार्ज था इस पे, तो इसकी वजह से कुछ de इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी बच्चों, इज दैट राइट, है ना। yes, अब ये de आपका जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है P पॉइंट और O पॉइंट का, उससे लेट से थीटा एंगल बनाता है, जो कि बनाएगा भी सही, वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे दोनों, है ना, इक्वल होंगे दोनों एंगल। तो आपके दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे, एक होगा डी cos थीटा जो कि अलोंग द लाइन ऑफ ज्वाइनिंग होगा, एक होगा डी sin थीटा जो कि परपेंडिकुलर होगा उसके। ठीक है, और रिजल्टेंट क्या आ रही है आपकी, डी आ रही है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है dx एलिमेंट की वजह से, राइट। तो आप डी कैसे लिख सकते हो, k इंटू डी क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर ही लिखा है बेसिकली आपने, है ना। अभी जो आर होगा ये कौन सा डिस्टेंस होगा, यही तो होगा, दिस विल बी द अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये बात समझ में आती है सबको, yes, Yes. पाइथागोरस से हमने लिख लिया, है ना। और ऑब्वियसली dx की वजह से p पे निकाल रहे हैं ना, तो dx का p के साथ डिस्टेंस देखेंगे जो कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आएगा, राइट। अरे हाँ या ना, है ना। अब dq दिक्कत करेगा क्योंकि dq देगा नहीं कोई आपको, dq कैसे लिखोगे आप, dq लिखना आता ही नहीं है आपको, आप लेंथ तो ले सकते हो छोटी सी, पर आप dq चार्ज कैसे आइडेंटिफाई करोगे, तो उसके लिए हमारी चार्ज डेंसिटीज बनाई जाती है। तो हमको ये पता है कि dq को हम लैम्डा इंटू dx ले सकते हैं, है ना, क्योंकि लैम्डा यही तो होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। अरे लैम्डा यही होता है ना, चार्ज पर यूनिट लेंथ, Yes, dq sir. चार्ज है और dx लेंथ, राइट। अरे हाँ या ना तो बोलो यार। Yes, sir. ठीक है, सिमिलरली हम y के लिए भी निकाल सकते हैं, अभी आपने x के लिए निकाला है लेट से, है ना, तो आप y के लिए भी निकाल सकते हो। y के लिए क्या हो जाएगा, de cos थीटा हो जाएगा, dy और dx दोनों निकाल सकते हैं ना हम, है ना। तो dy आपका क्या हो जाएगा, de cos थीटा, Yes, sir. और dex de sin थीटा हो जाएगा, तो dy क्या हो जाएगा, de cos थीटा। अब de की वैल्यू तो पता है सबको क्या है, de की वैल्यू पता है ना भाई क्या है, अभी अभी निकालिए देखो, k Yes. क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाली टर्म को, इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, cos थीटा से, dx से भी मल्टीप्लाई करके लिख रहे हैं क्योंकि लैम्डा इंटू dx लिखा है हमने, दिस इज पूरा de। ठीक है, अभी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैसे बन गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैसे बन गया बच्चों, बताओ भाई। ये तो अंडर रूट था ना पहले तो, yes, sir. डी में तो अंडर रूट था, फिर ये यहाँ पे अंडर रूट क्यों नहीं है, क्या रीजन है। स्क्वायर हो गया ना सर। ऊपर स्क्वायर भी तो लिखा है, देखो ध्यान से, स्क्वायर लिखा हुआ है ना, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट, और फिर उसका होल स्क्वायर भी है,
तो ऑब्वियसली बात है वो स्क्वायर ने इसको क्या कर दिया, नलिफाई कर दिया है ना, अंडर रूट को हटा दिया उसने। तो अब आपका आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बचा। समझ में आ रही है ना ये चीजें, बिल्कुल बेसिक चीजें। ये Yes, sir. डिटेल में इसलिए डिस्कस की जा रही ताकि आप अगर क्वेश्चन को आपको निकालना पड़े कुछ अलग पूरा बेसिक तरीके से, फंडामेंटल तरीके से, तो आप ऐसे निकालो। ठीक है, चलो भाई। तो रिजल्ट्स शेयर कर रहा हूं मैं डायरेक्टली। ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर, ई एक्स और ई वाई। तो हम इंटीग्रेट कर देंगे इसको एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को, राइट। Yes, sir. एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डी एक्स कॉस थीटा, इसको इंटीग्रेट कर देंगे हम, है ना। तो इंटीग्रेशन के बाद ये आएगा, ये वैल्यूज याद रखनी है आपको। पहले तो याद भी होंगी, अभी शायद आप भूल गए होंगे, बहुत टाइम हो गया है तो। ठीक है, तो किसी पी पॉइंट पे जो कि आपका सिचुएटेड है आर डिस्टेंस पे, यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड की वजह से, जो कि थीटा वन और थीटा टू एंगल बना रहा है दोनों एंड से, एक एंड से बना रहा है थीटा वन और एक एंड से बना रहा है थीटा टू। कितनी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, पैरेलल तो आती है के लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा वन कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, और परपेंडिकुलर आती है ई वाई जो है हम निकाला था, के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू। तो ये दोनों फॉर्मूलेज आपको याद रखने, काफी इंपॉर्टेंट है। इनके ऊपर काफी क्वेश्चंस भी आते हैं रॉड की वजह से बेसिकली। इसका डेरिवेशन हमने क्लास में किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, इंटीग्रेशन मतलब बेसिकली, डेरिवेशन तो हमने अभी भी कर लिया, लेकिन इंटीग्रेशन आप कर लेना। अगर नहीं आता इंटीग्रेशन तो फिर बताना, हम इसको डिस्कस भी कर लेंगे। वैसे आप लोगों को बेसिक इंटीग्रेशन के लिए जो मैंने बताई हुई थी पढ़ने के लिए, उसमें आपको इसका ये वाला फॉर्मूला भी होगा 1/x² + r², उसको देखना एक बार। ऐसे ही अगर हम इन्फिनिट लेंथ ऑफ रॉड के लिए निकालते हैं या किसी वायर के लिए निकालते हैं जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है ना, जैसे इसका तो कैपिटल एल था, इसका तो लेंथ फिक्स है एल लेंथ की, लेकिन अगर इन्फिनिट लेंथ हो गई तो उस केस में क्या आएगा, आई पैरेलल के लैम्डा अपॉन आर कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन, सेम ही आएगा क्या, बोलो भाई। Yes, sir. Yes, sir. सेम आने का रीजन क्या है, क्योंकि लेंथ पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। बताओ इस फॉर्मूले में कहीं लेंथ है क्या, ई पैरेलल या ई परपेंडिकुलर के फॉर्मूले में, No, sir. है ना। इरेस्पेक्टिव ऑफ लेंथ है तो यहाँ पे सेम फॉर्मूला रहेगा आपका, तो ये याद रखना है सबको। ठीक है, अच्छा ई नेट निकालना है अगर इस केस में, ई पैरेलल परपेंडिकुलर को आप ऐड कर दोगे। ठीक है, अब आपका ई पैरेलल इस केस में, ई पैरेलल तो आपका 0 हो जाएगा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा टोटल, जो कि हो जाएगा 2k लैम्डा अपॉन आर। ठीक है, 2k लैम्डा अपॉन आर, ई नेट आपको अगर निकालना है तो। मुझे एक बात बताओ, इसके डेरिवेशंस करे थे क्या, क्योंकि चैप्टर शायद मैंने पढ़ाया नहीं है। Yes, sir. No, sir. आप लोगों ने डेरिवेशन करे हैं इसके प्रैक्टिस, No, sir. Derivation नहीं की है. डेरिवेशन नहीं किए। No, sir. तो नवीन सर ने जब पढ़ाया था तब आप लोगों को डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था क्या, No, sir. सर ने derive करवाया था. कुछ लोग बोल रहे हैं करें, कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं करें। So, उस टाइम पे हमारी क्लास नहीं होती थी. क्या बोल रहे हो बेटा, सर उस टाइम पे हमारी क्लास नहीं होती थी. अच्छा आप लोग सबकी क्लास नहीं होगी ना, हाँ ठीक है, तो जिसने पढ़ा है मतलब जिस लोग जो लोग थे पहले, उन लोगों ने डिराइव किया होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग फॉर्मूला याद रखो, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है, इन्फिनिट रॉड के केस में मैं इसको डिराइव करवा देता हूँ। ठीक है, ई पैरेलल 0 आता है। सर हाँ बोलो, हाँ बेटा वो गलत लिखा हुआ है लास्ट वाली स्लाइड में, लास्ट वाली स्लाइड में गलत लिखा हुआ है ये, आपका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहता है। प्रिंस क्या पूछ रहे हो बेटा, सर लैम्बडा इक्वल्स टू जो चार्ज अपॉन लेंथ होता है, तो सर तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा होगा ना। बेटा चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है, लेकिन लेंथ हमने dx ली है ना, और उसको हमने इंटीग्रेट कर दिया है एट द एंड ऑफ द डे। तो आप समझ रहे हो इसको, देखो मैं स्लाइड में दिखाता हूँ, कहाँ गई स्लाइड, हियर इट इज। देखो लैम्डा होता है डी क्यू अपॉन डी एक्स, इज दैट राइट, चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है। ठीक है, जब आप इसको डीई के फॉर्म में लिखोगे तो आप डी क्यू की जगह लैम्डा अप्लाई करना चाहते हो तो आप लैम्डा इंटू डी एक्स लिखोगे।
राइट, और ऊपर भी dx है और नीचे भी x है, तो आप इसको इंटीग्रेट करोगे। बात समझ में आ रही है? इंटीग्रेशन करने के बाद आपका वैल्यू आया है ये r, k लैम्डा अपॉन r। ठीक है, एक इंटीग्रेशन में करके दिखा देता हूँ, तुमको थोड़ा समझ में आ जाएगा उसमें। मेरे को लग रहा है कि आपको थोड़ा दिक्कत हो रही है समझ में। अच्छा, हमारा जो फॉर्मूला था वो याद है सबको, पैरेलल वाला, k लैम्डा अपॉन r cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1। यस सर। आवाज आ रही है? Am I ऑडिबल बच्चों? हेलो? यस सर। ठीक है, देखो, x की वैल्यू हमने r के फॉर्म में लिखी है और dx की वैल्यू भी r के फॉर्म में लिखी है, इसलिए हमारा जो फाइनल आंसर आ रहा है वो लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने x की वैल्यू और dx की वैल्यू दोनों r की फॉर्म में लिखी है। हम इंटीग्रेट ही तब कर पाएंगे उसको। आपको इंटीग्रेशन करना है क्या? इंटीग्रेशन जानना है क्या आपको, कैसे हुआ? यस सर, बता दो। ठीक है, बोलो ना तो यार, तुम लोग बोलते कहाँ हो? तुम कुछ बोलते भी नहीं हो। देखो यहाँ पे देखते हैं इसको, रुको मैं इसको हटा ही देता हूँ। आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन दोबारा से। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, इंटीग्रेशन करने के लिए जगह बना लेते हैं। अभी दिख रही है स्क्रीन? नो सर। अभी? यस सर। कूल, चलो भाई इंटीग्रेशन देखते हैं इसका। देखो, ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर, तो कोई एक निकाल के देख लेते हैं, चलेगा? समझ में आ जाएगा उससे, है ना? तो यस जैसे सर। आपने फॉर्मूला क्या लिखा, DE इक्वल्स टू के इंटू डी क्यू अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया सबको? यस सर। ये वाला पार्ट समझ में आया सबको कि ये कैसे लिखा यस सर। Yes, sir. है ना? आई एम श्योर ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स से कि आपका x जो है उसको आपको r के फॉर्म में लिखना है, यहाँ से ही करते हैं इनफैक्ट। तो x क्या हो जाएगा? r के फॉर्म में x क्या हो जाएगा देख के बताओ। ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा r है, ये तुम्हारा थीटा है। क्या x इक्वल्स टू r tan थीटा लिख सकता हूँ क्या मैं? बताओ देख के। tan थीटा p बाय b होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यस सर। ये आपका परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, बोलो। यस सर। ट्राइंगल में दिख रहा है सबको? तो ये हो जाएगा आपका x अपॉन आर। तो x क्या हो गया? r tan थीटा हुआ नहीं हुआ? यस सर। समझ में आ रहा है सबको ये बच्चों? नया यस। ना बोलो, है ना? x इक्वल्स टू हो गया r tan थीटा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब अगर x को r के फॉर्म में लिखा है तो dx को भी लिखना पड़ेगा। अब dx का मतलब क्या है? सिंपली इसको डिफरेंशिएट कर दो। x को डिफरेंशिएट कर देंगे ना। डिफरेंशिएट करना आता है? क्या हो जाएगा ये? r इंटू टेन थीटा का क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। 8 से चलेगा, है ना? हम x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। आर का टेन थीटा का डिफरेंशिएशन पता है क्या होता है बच्चों? आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल? Yes. कोस थीटा। टेन थीटा का कॉस थीटा होता है क्या होता है बेटा? साइन का होता है कॉस, कॉस का माइनस साइन। आप लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़े बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के सारे? एक तो तुम लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते, मुझे लगता है कि मेरे को तुमको आवाज ही नहीं आ रही है शायद। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के पढ़े थे या नहीं पढ़े थे? यस सर, पढ़े। पढ़े थे। तो टेन का सेक स्क्वायर थीटा होता है, ये नहीं पता? यस सर। टेन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो dx हो जाएगा आपका
r इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। क्योंकि r tan थीटा है ना, प्रोडक्ट रूल लगा दोगे आप इसमें, एक बार तो आप जीरो हो जाएगा, एक बार आएगा r सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, क्योंकि आप x का डिफरेंशिएशन करो थीटा के रिस्पेक्ट में। थीटा के रिस्पेक्ट में क्यों कर रहे हो बेटा? why you are integrating, while integrating why are you differentiating x with respect to theta? बताओ। क्योंकि आपका थीटा ही तो चेंज हो रहा है इसमें, ये देखो ध्यान से, ये एंगल ही तो बदल रहा है। अगर dx मेरा यहाँ आ जाता, इस जगह आ जाता अगर dx मेरा, तो ये मेरा एंगल यहाँ नहीं आ जाता क्या? देखो यहाँ आ जाता है, एंगल छोटा हो जाता है। यस अरे सर। एंगल छोटा हो जाता ना, x भी छोटा हो जाता, यस सर। ठीक है। तो मेरा थीटा जैसे जैसे चेंज हो रहा है, वैसे वैसे मेरा dx का लेंथ चेंज हो रहा है ना। तो मेरा r के रिस्पेक्ट में मैं जो मैं कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन, सॉरी थीटा के रिस्पेक्ट में जो मैं कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन, वो मेरा x के टर्म्स मतलब x का हो रहा है, ठीक है। तो x और dx दोनों को मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है सबको? यस ठीक है, Yes, sir. चलो भाई इसको रब कर देते हैं, वरना कंफ्यूजन होगा तुम्हें आगे। कहाँ गए? स्क्रीन चली गई है क्या, या दिख रही है आप लोगों को? दिख रही है सर। ओके ये मैं रब कर रहा हूँ, आगे चलते हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो अब जब मेरे को सारे सब्सटीट्यूशन पता चल गए हैं, तो मैं डायरेक्टली सब्सटीट्यूट कर सकता हूँ इसमें, डी ई इक्वल्स टू के इंटू डी क्यू की जगह लिख दूंगा लैम्डा इंटू डी एक्स, और डी एक्स की जगह मैं लिख दूंगा जो जो मुझे पता है वो, ठीक है। तो मैं इसको लिख के बताता हूँ एक बार, डी ई जिसका मुझे इंटीग्रेशन करना है, और ये इधर क्या आ जाएगा मेरा, के इंटू डी क्यू, के इंटू लैम्डा इंटू डी एक्स की जगह क्या लिखूंगा, आर सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा हो जाएगा क्या, Yes, sir. ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, पार्ट एंड और देखो नीचे क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर, बताओ क्या होना चाहिए, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यस ठीक है। समझ में आ रही है ना ये बात? ये हम डी ई एक्स निकाल रहे हैं, एक्स डायरेक्शन में निकाल रहे हैं डी ई एक्स, ठीक है। यहाँ पे ये डी ई एक्स, ठीक है। नीचे आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का, तो एक्स का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। ये बचेगा कि नहीं बचेगा, हाँ या ना? अंडर रूट का होल यस स्क्वायर सर। तो कैंसिल हो जाएगा, है ना, अंडर रूट और होल स्क्वायर वो तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये बचा आपका। अब आपको इसको बेसिकली, अब आपको इसको इंटीग्रेट करना है डीई एक्स को, ठीक है। तो आप इसको इंटीग्रेट कैसे कर सकते हो, सोचो। आर सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा ऊपर है, और नीचे आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा, आर स्क्वायर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा बचेगा क्या ये, यस Sir. सर। ठीक है। इसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो ये आपका इंटीग्रेट होके अब वो फाइनली जो बनेगा वो ये बनेगा, के लैम्डा अपॉन आर स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीटा, और ऊपर आपका बनेगा आर इंटू सेक्स स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। इसको आप एक्सपेंड करोगे, बेसिकली क्या है कि आपने सब चीज़ों की वैल्यू नहीं लिखी है अभी तक, अभी आपको ऊपर लैम्डा इंटू डी एक्स था, ऊपर बेसिकली डी एक्स आया था हमारा आर सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। तो उसको भी हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इससे पहले कि ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाए, मैं आपको इसका नेक्स्ट स्टेप बता देता हूँ डायरेक्टली। दिस विल कम आउट एज के लैम्डा अपॉन आर साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन के बाद के लैम्डा अपॉन आर
साइन थीटा डी थीटा, इसका इंटीग्रेशन करना है। लेकिन इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से कहाँ तक, इसमें प्रिंस के क्वेश्चन का आंसर भी छुपा हुआ है। इंटीग्रेशन की लिमिट्स क्या होनी चाहिए हमारी, बताओ भाई बच्चों। थीटा 2 से थीटा। ये डायग्राम दिख रहा है आपको ऊपर, यस सर। इसको देख के बताओ, ओ पॉइंट के रेफरेंस से बताना है आपको। अभी तक आप जो थीटा ले रहे थे वो आप ये ओ पॉइंट के लेफ्ट साइड में ले रहे थे लेट से, तो आपको साइन भी चेंज करना पड़ेगा ना। जब आप थीटा 1 से थीटा 2 जाओगे साइन भी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि एक तो ओ के लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है। तो ये अगर आप लेफ्ट साइड वाला थीटा 1 ले रहे हो +1 प्लस थीटा 1 ले रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा -θ2। क्या ये बात समझ में आई सबको? अगर आप ये ओरिजिन एक्स एक्सिस लेते हो मान लो, और अगर आपने ऊपर की तरफ एंगल डिफाइन कर रखा है थीटा, है ना, अगर आपका कोई एंगल नीचे की तरफ आता है इस एक्स एक्सिस के, तो इसको आप लेट से θ1 बना देते हो और इसको θ2। तो अगर आप एक बार ऊपर जाओगे एक बार नीचे जाओगे, और ऊपर वाले को आप +θ1 ले रहे हो, तो नीचे वाले को माइनस लेना पड़ेगा ना, या नहीं लेना पड़ेगा? यस सर। यस सर। समझ में आया? तो इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो ये निकल के आता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है -cos θ। कितना होता है भाई इसका इंटीग्रेशन? -cos θ। ठीक है, इसको आपको डालना है, कहाँ से कहाँ तक डालना है, -θ2 से θ1 प्लस θ1। ठीक है, तो इससे आपका फॉर्मूला डिराइव होता है ये वाला ई एक्स विल बी k लैम्डा अपॉन r cos θ2 -cos θ1। ठीक है, सिमिलरली यू कैन डिराइव फॉर ई परपेंडिकुलर ऑल्सो, बट इसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि आपसे कोई क्वेश्चन में नहीं पूछने वाला है इसका डेरिवेशन, ना ऐसे कोई क्वेश्चन आने वाला है जिसमें कि आपको डेरिवेशन का रिक्वायरमेंट भी हो। ठीक है, डीई वाई भी आप प्रूव कर सकते हो, डीई cos θ होता है डीई वाई, जैसे कि हमने लिखा अभी थोड़ी देर पहले, इसके पहले लिखा ना डीई वाई, डीई cos θ होता है। तो इसको भी आप उसके टर्म्स में लिख सकते हो, एक्स को आर के आर टेन थीटा लिख दोगे आप, है ना, और डीएक्स को आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिख दोगे, और फिर उसको पूरा इंटीग्रेट कर दोगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है सबको ये कैसे करना होता है? ठीक है, एक बार हमने साइन थीटा, अच्छा यहाँ पे एक साइन थीटा मिसिंग, मेरा ध्यान नहीं गया। जब यहाँ पे डीई एक्स निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे हम साइन थीटा भी लगाएंगे, ये मिसिंग है। अरे समझ में आया साइन थीटा क्यों लगाया है? जब आप केवल डीई लिख रहे हो, जब आप केवल डीई लिख रहे हो तो आप ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो। जब आप इसके कंपोनेंट्स लिखना चाहते हो, यानी कि आप इसका ई एक्स और ई वाई पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालना चाहते हो इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो आपको cos थीटा और sin थीटा लिखना पड़ेगा। हाँ या ना, बोलो भाई। ठीक है, यस। तो जब हमने डीई एक्स लिखा, देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तुम्हारे लिए, इसको हटा रहा हूँ मैं, ये शायद नहीं हटेगा, कोई ना, यहाँ लिख देते, डीई एक्स विल बी हाउ मच, डीई sin थीटा, राइट, है ना। यस। तो इसमें डीई की वैल्यू तुमने ये वाली रख दी पूरी, ये सारी चीजें उठा के डीई की जगह रख दिया, और साइन थीटा को एज इट इज रख दिया, और बस सारी चीजों को आपने थीटा की टर्म्स में लिखा है, क्योंकि चेंज ही एंगल हो रहा है आपका, जो चेंज हो रहा है ना आपका एंगल चेंज हो रहा है, तो आपको इंटीग्रेट भी एंगल के टर्म्स में करना पड़ेगा। देखो हमने लिमिट्स भी क्या डाली है, θ1 और θ2, क्योंकि एंगल के हिसाब से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है। बात समझ में आ रही है आपको? एंगल के अकॉर्डिंगली आपकी चेंज हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पे। So that's how you can calculate k lambda upon r cos θ2 minus cos θ1 और k lambda upon r sin θ1 plus sin θ2, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखना। इज दिस क्लियर बच्चों? यस सर। आगे चलें। यस सर। अब देखो, सिंस आपका इसमें फॉर्मूले में r और थीटा आ रहा है, ठीक है, r और थीटा आ रहा है, इसलिए इसकी डिपेंडेबिलिटी इस चीज पे है कि आपका जो पॉइंट P है वो इस रॉड से कितना दूर है। ठीक है, रॉड से कितना दूर है इस चीज पर डिपेंड करता है ये। ठीक है,
अब हम बात करते हैं इन्फिनिट रॉड के लिए। इन्फिनिट रॉड का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 2k लैम्डा अपॉन आर विच इज इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ओनली। इसका रीजन ये होता है कि ई पैरेलल का जो कंपोनेंट है, इसमें ई पैरेलल कौन सा कंपोनेंट था बच्चों? वाज इट ई डीई साइन थीटा और डीई कॉस थीटा? cos theta, डीई कॉस थीटा था या डीई साइन थीटा था? de cos theta, डीई साइन थीटा था बेटा। पैरेलल कंपोनेंट मतलब रॉड के पैरेलल कौन सा है? ये रॉड है आपकी, ठीक है। रॉड का आपका जो एक्सिस है उसके पैरेलल कंपोनेंट डीई साइन थीटा होगा या डीई कॉस थीटा होगा? डी साइन थीटा होगा सर। डी साइन थीटा होगा ना, तभी तो उसको डीई एक्स भी लिखा था बेटा, डीई एक्स लिखा था। और डीई वाई किसको लिखा था? डीई कॉस थीटा को, क्योंकि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। अगर आपकी रॉड ऐसे है तो इसके परपेंडिकुलर आपका डीई वाई है ना। और इसके पैरेलल जो होगा वो होगा ई एक्स। दिस विल बी डीई एक्स एंड दिस विल बी डीई वाई, ठीक है। तो इन्फिनिट रॉड के केस में क्या होता है, आपका जो पैरेलल कंपोनेंट होता है वो तो जीरो हो जाता है, क्योंकि इनफाइनाइट लेंथ की ना ये। तो इसमें आप एंगल भी डालोगे तो क्या डालोगे? क्या बात समझ में आ रही है आपको? yes sir, है ना। तो इसमें आपका केवल परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनता है, वो आपका ट्वाइस हो जाता है, ठीक है। अगर आपको इसका डेरिवेशन समझना है तो आप ऐसे समझ सकते हो कि इन्फिनिट रॉड होती है, अगर इन्फिनिट लेंथ की रॉड होती है तो थीटा वन और थीटा टू दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट पाई बाय टू हो जाती है। थीटा वन और थीटा टू दोनों की वैल्यू ऑलमोस्ट कितनी हो जाती है? पाई बाय टू। पाई बाय टू कैसे होती है समझ में आया? ये एंगल, सपोज करो कि तुम्हारी ये रॉड, छोटी सी रॉड है, कोई पॉइंट पी है, और इस रॉड की वजह से आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे, इस पॉइंट पी पे। तो ये थीटा वन और थीटा टू छोटे से होंगे क्या अभी? स्मॉल yes एंगल। sir, अब सोचो रॉड तुमने बढ़ा दी, लेंथ बढ़ा दी तुमने, ऊपर से ही बढ़ा दी, नीचे से ही बढ़ा दी, तो ये थीटा थीटा बढ़ता जाएगा क्या? थीटा बढ़ता जाएगा क्या, बड़ा हो जाएगा, राइट। अब अगर ये इन्फिनिट हो गई तो ये एंगल सोचो कहाँ से आ रहा है, ये ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट ऐसा नहीं लग रहा है 90 डिग्री बन गया है ना, बहुत दूर से आ रहा है ये। देखो ना, पहले ऐसे छोटा एंगल था, फिर बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, तो ये 90 डिग्री तक अप्रोच नहीं करेगा पूरा, yes sir, है ना। तो इसलिए हम अप्रोक्सीमेटली थीटा वन और थीटा टू को कितना ले लेते हैं? पाई बाय टू ले लेते हैं। जब हम थीटा वन और थीटा टू को पाई बाय टू लेंगे तो कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन कितना हो जाएगा? भाई हमारा ये पैरेलल का फॉर्मूला क्या था? वही पता है। ए लैम्डा अपॉन आर इंटू कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन था, ई पैरेलल का फॉर्मूला। yes sir, तो इसकी जगह क्या लिख देंगे हम? कॉस 90। अलग ही नीचे व्यास का करना। बेटा म्यूट कर लो दीप्ति। दीप्ति को लगता है सुनाई नहीं दे रहा, कोई ना, हम कर देते। हाँ भाई, तो cos 90 माइनस cos 90 की वैल्यू कितनी होगी बताओ? 0, जीरो, ठीक है। तो इसलिए आपका ई पैरेलल जीरो आता है इन्फिनिट रॉड के केस में, दिस विल बी जीरो। और ई परपेंडिकुलर आपका बचेगा 2k लैम्डा अपॉन आर। 2k लैम्डा अपॉन आर कैसे आएगा? साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, दोनों में 90 डिग्री रख दोगे। अरे बात समझ में आई? के yes sir, आर मल्टीप्लाई साइन 90 प्लस साइन 90 हो जाएगा, दोनों में थीटा तो है ना, 90 तो है दोनों थीटा, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2k लैम्डा अपॉन आर। अब समझ में आया ये कैसे आया 2k लैम्डा अपॉन आर ई नेट? yes sir, ठीक है। ये आपका इनिशियली फॉर्मूला लिखा था हमने, फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुट करी है बस। चलो भाई आगे चलते हैं, एक सवाल सॉल्व कर दो। एक इन्फिनिट लाइन चार्ज है, रॉड की तरह आप ट्रीट कर सकते हो, प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ 7.2 into 10 की पावर 8। फील्ड की वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी, एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू दे रखी है, तुमको लीनियर चार्ज डेंसिटी यानी लैम्डा की वैल्यू बतानी है।
इन्फिनिट रॉड वाला फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो इसमें। बताइए आंसर कितना है। आंसर आया क्या बच्चों? सर 1 मिनट। ये ऑप्शन आ रहा है, बी ऑप्शन। ओके, पहले सवाल करें। यस सर। ओके, चलो भाई इधर देखो। फॉर एन इन्फिनिटली लाइन चार्ज या फिर रॉड इन्फिनिटली रहा चार्ज रॉड, आप इलेक्ट्रिक फील्ड अभी अभी आप पढ़ के आए हो कितना होता है, 2k लैम्डा अपॉन आर। यस सर। तो आपको लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा क्या हो जाएगा, ई इंटू आर अपॉन 2k, है ना। वैल्यूज पुट कर दो अब, तो ई की वैल्यू है आपकी 7.2 और ये आपका डिस्टेंस हो गया। तो दिस विल बी 7.2 इंटू 10⁸ 8 मल्टीप्लाई बाय 2 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर देंगे इसको, 2 इंटू 10⁻⁻2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9 इंटू 10⁹ हो जाएगा। समझ में आया ये? है ना। Yes. यस सर। सॉल्व करना है अब, तो बस ये 2 से 2 कट हो गया, ठीक है। और 72 9 से कट हो जाएगा, कितने बार जाएगा भाई, 8 टाइम्स, यस सर। ठीक है। दिस विल बी 10⁹ ये ऊपर चला जाएगा, 10⁻11 बन जाएगा, 8 इंटू 10⁸8 इंटू 10⁻11, ठीक है। दिस विल बी 8 इंटू 10⁻3, सॉरी 8 इंटू 10⁻4 इंटू 10⁹ इंटू 10⁻11, सर ऊपर ओके 0.8 7.2 है, हाँ 7.2 था, तो यहाँ पे 0.8 आएगा, ठीक है। तो यूँ सोचो एक -3 की जगह -4 क्यों आ रहा है ऑप्शन में। चलो अब हो जाएगा ना, 8 इंटू 10⁻⁻4, दैट इज योर आंसर, कॉलम पर मीटर, बी ऑप्शन। एनी डाउट्स? नो सर। No, sir. ओके, चलिए भाई रिंग की बात करते हैं, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। तो जैसे कि हमने देखा एक रॉड के केस में हम लीनियर चार्ज डेंसिटी को यूज कर रहे थे, है ना, हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड रॉड। तो अब हम रिंग के केस में भी सेम तरह से फाइंड कर सकते हैं। अब इसका हम देखें समझें ध्यान से, तो अगर टोटल चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी रिंग पे, तो कैसे निकालोगे भाई, जैसे हमने बात करी थी, एक छोटा सा चार्ज कंसिडर कर लो, जो छोटी सी लेंथ का, है ना, इन्फिनिटसिमल लेंथ का, और उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। तो जैसे कि हमने डीएल लेंथ का कोई चार्ज कंसिडर किया है यहाँ पे डी क्यू, है ना, तो उसकी वजह से डीई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। सेम तरीके से सिमिलरली सिमेट्री की वजह से डीएल लेंथ यहाँ पे भी आप ले सकते हो, तो उसकी वजह से भी डीई बन जाएगी, राइट। तो अब दोनों डीई है, अगर मान लो एक्सिस जो कि पास हो रहा है सेंटर से रिंग के, उसके साथ अगर अल्फा एंगल बनाता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आपने एलिमेंट कंसिडर किया है ना डीएल, वो, तो आपका डीई कॉस अल्फा और डीई साइन अल्फा दो कंपोनेंट्स बन जाएंगे इनके भी, डीई के भी,
Yes, sir. राइट। Yes. अब एक एलिमेंट ऊपर लिया है हमने, एक एलिमेंट हमने नीचे लिया है। दो जगह क्यों लिए हमने एलिमेंट? क्योंकि आपकी रिंग जो है वो सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है ऊपर और नीचे, है ना। चार्ज उसमें सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, है ना, सेंटर के। तो आपको दोनों तरह से, दोनों तरफ के एलिमेंट कंसिडर करने पड़ेंगे। तो जैसे कि आपने ऊपर वाले की वजह से किया तो उसकी वजह से डीई आया, नीचे वाले की वजह से किया उसकी वजह से भी डीई आया, है ना। उसके कंपोनेंट्स निकाल लिए। तो ऊपर वाले का ऊपर वाले की वजह से जो डीई था और नीचे वाले की वजह से जो डीई था, दोनों का डीई कॉस अल्फा एक ही डायरेक्शन में आएगा क्या? Yes, sir. लेकिन डीई साइन अल्फा का डायरेक्शन अलग होगा। तो एक की वजह से तो ऊपर की डायरेक्शन में आएगा प्लस वाई एक्सिस में, और एक की वजह से नीचे आएगा माइनस वाई एक्सिस में, लेट से। ठीक है, तो क्या ये कैंसिल आउट नहीं हो जाएंगे क्या? Yes, sir. Yes, sir. ऐसे सारे एलिमेंट कैंसिल आउट होने लगेंगे। अगर कोई डीई यहाँ पे है, उसकी वजह से जो डीई साइन अल्फा बनेगा तो वो इधर की तरफ बनेगा, तो फिर ऊपर वाले की वजह से नीचे बन जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो वो भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो बेसिकली सारे डीई साइन अल्फा आपके कैंसिल आउट हो जाएंगे। जो बचेगा वो है डीई कॉस अल्फा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. ठीक है, तो हमको ये वाले एलिमेंट को बेसिकली इंटीग्रेट करना है। डीई कॉस अल्फा सारे जितने भी अलग अलग अल्फा है ना, उन सबको हमको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, 0 से 2 पाई आर पे इंटीग्रेट करना है आपको। 0 से पाई आर पे हम करते हैं जब हमारा 2 डीई कॉस अल्फा होता है। हमने केवल डीई कॉस अल्फा लिया है, केवल एक एलिमेंट की वजह से लिया है हमने। क्या ये बात समझ में आती है आप लोगों को? Yes, sir. हमने केवल एक एलिमेंट की वजह से लिया है, केवल डीएल की वजह से लिया है। तो केवल ये वाला डीई हम कंसिडर कर रहे हैं, ये वाला हम नहीं कर रहे कंसिडर। तो इस डीई की वजह से एक बार डीई कॉस अल्फा आएगा, उसको आप इंटीग्रेट कर दो। बस आप उसको इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करो? 0 से 2 पाई आर, यानी कि यहाँ से स्टार्ट करो और पूरा सर्कल घूम के यहीं पे खत्म करना। तो आप उन सारे डीई कॉस अल्फा को क्या कर लोगे? कंसिडर कर लोगे। ठीक है, चलो भाई, डीई लिखना आता है हमें? डीई लिखना आता है? Yes, sir. कैसे लिखेंगे डी? के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये पुराना फॉर्मूला था हमारा, Yes, sir. है ना, ए लिखने का। तो इसमें के की जगह तो के रखेंगे, अब क्यू की जगह डी क्यू था भाई, है ना। ए की जगह तो के होगा, डी क्यू क्या था हमारा? लैम्डा इंटू डी एक्स था क्या बेटा? Yes, sir. यहाँ पे हमारा डी एक्स डी एल है, तो ये लैम्डा इंटू डी एल हो जाएगा। अब ये आर क्या था? डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द चार्ज, इज दैट राइट? Yes, sir. Yes, sir. चार्ज से डिस्टेंस लेते थे ना, चार्ज से डिस्टेंस लेते थे। तो एक्स तो ये हो गया, और ये रेडियस हो गया आपके रिंग का। तो ये वाला डिस्टेंस लोगे ना आप, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। Yes, sir. चार्ज जो है यहाँ पे डीएल लेंथ पे, डी क्यू चार्ज जो है वो आर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिस्टेंस पे। तो इसको पुट करो यहाँ पे, और सिंस आप ई पी निकाल रहे हो पॉइंट पी पे, तो कॉस अल्फा साथ में मल्टीप्लाई कर ही दोगे, और 0 से 2 पाई आर इसको इंटीग्रेट कर दोगे। तो आपका जो आंसर आएगा वो ये आएगा। कैसे किया हमने? कॉस अल्फा को, अगेन वही अल्फा को हमने, कॉस अल्फा को हमने एक्स और आर की टर्म्स में लिख दिया। क्या बना ये? एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, कैसे बना एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर? एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अल्फा ये था, कॉस अल्फा क्या होता है? बी अपॉन एच होता है, Yes, sir. हाइपोटेनस। बेस क्या बनेगा यहाँ पे? एक्स बनेगा क्या बेस? Yes, sir. और हाइपोटेनस क्या बनेगा? अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। Yes, sir. ठीक है, तो यही लिखा है हमने यहाँ पे, देखो, बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना। इसकी वैल्यू पुट करो तो आपका ये नीचे की तरफ 3/2 हो जाएगा पावर। पहले स्क्वायर था, स्क्वायर में 1/2 ऐड किया तो 3/2 हो गया। ठीक है, 2 + 1/2। ठीक है, अब तो इसको इंटीग्रेट करना है बस। तो अब आपका जो डीएल लेंथ है, अब आपका जो डीएल लेंथ है उसको आपको इंटीग्रेट करना है। डिस्टेंस को इंटीग्रेट नहीं करना, डीएल लेंथ को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये आ जाएगा सीधे 0 से 2 पाई आर। डीएल का इंटीग्रेशन क्या होगा? एल होगा क्या, Yes, sir. है ना। अब एल की जगह 0 से 2 पाई आर रखना है आपको सीधे। क्यू अपॉन 2 पाई आर दैट इज योर लैम्डा, तो लैम्डा को भी आप रिप्लेस कर दो।
क्यू अपॉन 2 पाई आर से, है ना। और जो फाइनल फॉर्मूला बन के आएगा वो क्या आएगा, ए क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। दिस इज योर फॉर्मूला। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, रिंग वाला जो फॉर्मूला था, क्योंकि रिंग पे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो इस पे भी। एम आई ऑडिबल बच्चों, आवाज आ रही है क्या मेरी? यस सर। ठीक है, एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो इस पे भी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द रिंग निकालनी है आपको, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ थिन हाफ रिंग। हाफ रिंग है, बस ये याद रखना। सी ऑप्शन आ रहा है। अच्छा, वैसे टाइम लगता है इसको सॉल्व करने में, वेरी गुड अगर आपने जल्दी कर लिया है तो। बट आई डोंट थिंक कि आंसर सी है। कौन से कंपोनेंट को इंटीग्रेट कर रहे हैं हम, डी कॉस थीटा को या डी साइन थीटा को? हाँ बच्चों। साइन। बढ़िया। आईटी रुड़की ने पेपर बनाया था, उसमें आया था एक क्वेश्चन, पुराना क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। करें, सॉल्व करें। यस सर। ठीक है, तो जैसे हम लेंथ लेते थे उसमें, इसमें सिंस हमको पूरी रिंग की वजह से निकालना है ना, जैसे हम रॉड में लेंथ लेते थे, याद करो कैसे लेंथ लेते थे हम उसमें। एक रॉड था हमारा एल लेंथ का, तो उसमें हम जिस पॉइंट से निकालना होता था, मान लो पी पॉइंट यहाँ पे है, तो कैसे लेते थे याद करो, यहाँ से एक्स डिस्टेंस दूर एक डीएक्स एलिमेंट लेते थे क्या? यस सर। डीएक्स एलिमेंट की वजह से निकालते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पी पे, है ना। और जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आती थी फिर उसको ऐड कर देते थे, सारे डीएक्स लेंथ जितना भी है पूरा उसको ऐड कर देते थे पूरे रॉड में, है ना। कि भाई बहुत सारे डीएक्स एलिमेंट जो है वो कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे पी पॉइंट पे, उन सबको ऐड कर दो, ऐसे ही निकालते थे टोटल। याद आ रहा यस सर। है ना। सेम फंडा में आप यूज करें। ठीक है, क्योंकि इसमें भी आपकी लीनियर चार्ज डेंसिटी ही यूज होने वाली है, क्योंकि आपके सरफेस पे फैला हुआ है ना चार्ज पूरा। समझ में आ रही बात, सरफेस पे फैला हुआ है चार्ज पूरा, है ना। तो क्या करेंगे इसमें, सिंस हमको हाफ रिंग दे रखी है, तो उसका जो भी सेंटर एक्सिस है ये वाला, इससे हमें क्या लेना पड़ेगा, थीटा लेंथ दूर, थीटा
डिस्टेंस दूर हमें एक एलिमेंट लेना पड़ेगा रिंग पे, ठीक है। लेट्स से हमने एक एलिमेंट लिया है, इस एलिमेंट पे लेट्स से डी क्यू चार्ज था। अब ये एलिमेंट का भी कुछ ना कुछ तो एंगल होगा बेटा, जैसे डी एक्स लेंथ का आप एलिमेंट लेते थे, तो यहाँ पे भी कितने एंगल का हो जाएगा, डी थीटा एंगल का हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है सबको, यस सर। है ना। अब ध्यान से देखो, अगर मैं ऐसे डी क्यू एलिमेंट्स बहुत सारे, ये डी क्यू यहाँ पे हो गया, फिर डी क्यू यहाँ पे हो गया, फिर डी क्यू यहाँ पे हो गया, ऐसे अगर मैं बहुत सारे एलिमेंट्स को टोटल इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है ऑब्वियसली सेंटर पे, उनको मैं अगर ऐड कर दूं तो मेरे पूरे रिंग की वजह से मिल जाएगा क्या मुझे? यस सर। तो मैं क्या करूंगा, मेरा प्लान क्या है, प्लान समझो। थीटा एंगल पे मैंने डी क्यू एलिमेंट लिया है, तो ये थीटा 0 होता तो यहाँ पे जो एलिमेंट था उसकी वजह से आ जाता, है ना, इनिशियली जो था वो था। और अगर मैं थीटा को बढ़ाता जाऊं बढ़ाता जाऊं बढ़ाता जाऊं, तो यहाँ तक मेरा डी क्यू पहुंच सकता है क्या? बताओ, यस सर। है ना। तो बिल्कुल रॉड की तरह तो कर रहे हैं हम इसको, एक्स डिस्टेंस को बढ़ाते जा रहे हैं हम पॉइंट से, है ना? तो हमारा टोटल आ सकता है पूरी रिंग की वजह से, हाफ रिंग की वजह से ओ पॉइंट पे सेंटर ऑफ द रिंग पे निकालना है ना, इसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अ, ये जो आपका इंटरसेप्ट है, ये जो डी क्यू जहाँ पे आ रहा है, ये जो लेंथ है आपकी आर्क की, ये क्या हो जाएगी, वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी? अगर ये रेडियस है आर, तो ये आर इंटू डी थीटा हो जाता है क्या? बताओ। अरे लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला नहीं पता क्या? यस सर। लेंथ ऑफ आर का फॉर्मूला क्या होता है? आर इंटू थीटा ही तो होता है, यस सर। पता है ना, सुना है ना सबने। यस सर। तो आर इंटू डी थीटा हो जाएगा आपका दिस लेंथ, है ना, डी एल लेंथ बोल लो, डी एक्स लेंथ बोल लो, जो भी बोलना है बोल लो, आर डी थीटा, आर इंटू डी थीटा इसका लेंथ हो जाएगा, ठीक है। ये बात आपको समझनी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड समझते हैं कैसे आ रही है। लेट्स से किस एलिमेंट की वजह से, लेट्स से इस एलिमेंट की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है ना। इसको ऑब्वियसली हम कुछ बोल देते हैं, डीई बन रही है लेट्स से। तो सेम ऐसा कोई एलिमेंट इधर भी एग्जिस्ट करेगा क्या, लेफ्ट साइड में भी, जिसकी वजह से इधर बनेगी इलेक्ट्रिक फील्ड डीई? क्या ही समझ में आ रहा है? यस सर। पक्का? अच्छा, यस। वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा क्या? यस सर। ठीक है, तो ये वाला तो डीई cos थीटा बनेगा अलोंग द एक्सिस, तो, है ना। और परपेंडिकुलर टू एक्सिस ये वाला कौन सा बनेगा, डीई sin थीटा बनेगा क्या? यस सर। ये समझ में आया सबको? यस सर। पक्का? तो अब मेरी बात ध्यान से समझो, जो आपका रिंग है, इसमें जो ये वर्टिकल एक्सिस है, वाई एक्सिस ले लो इसको एक्स एक्सिस ले लो, तो इसके राइट वाला जो पार्ट है, तो जितना इधर वाला डीई cos थीटा बनेगा, वो इसको इधर वाले लेफ्ट वाले डीई cos थीटा को कैंसिल नहीं कर देगा क्या? आपस में कैंसिल हो जाएंगे डीई cos थीटा सारे, यस सर। ना, और डीई sin थीटा बचेगा केवल। तो आपको अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो किसको इंटीग्रेट करना है? साइन थीटा को। डीई sin थीटा को। ये समझ में आया क्या सबको? यस सर। Yes, sir. बताओ भाई, बाकी बच्चे बताओ, समझ में आया? Yes, है ना। sir. इसमें कॉस कंपोनेंट कैंसिल हो रहे हैं, इसमें साइन कंपोनेंट बचेंगे, तो नीचे की तरफ आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी भी आएगी, क्योंकि एक्सिस पे तो जीरो हो जाएगी सारी, रिंग के एक्सिस पे सारी जीरो हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, क्योंकि कैंसिल हो जा रहे हैं सारे कंपोनेंट्स। जो इधर वाला पार्ट है वाई एक्सिस के राइट वाला जो पार्ट है ना, सेमी सर्कल का भी आधा जो है सर्कल, उसकी वजह से इधर कैंसिल हो जाएगा, और इधर वाले की वजह से इधर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो डीई साइन थीटा बचेगा, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा हो जाएगा डीई, है ना। के इंटू डीई निकाल रहे ना, डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा, राइट? अरे हाँ या ना? यस सर। है ना। इसको आगे क्या लिख सकता हूं मैं, लेमडा की टर्म्स में लिख सकता हूँ, लेमडा इंटू आर डी थीटा, यस सर। के इंटू लेमडा इंटू आर इंटू डी थीटा, और ये साइन थीटा तो एज इट इज रखा ही है मैंने, और नीचे क्या आ जाएगा भाई, आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर ले लेते हैं सिंस हमने रेडियस लिए है, ठीक है। ये समझ में आया सबको? क्योंकि लेमडा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ,
Yes, sir. और लेंथ कितनी थी, आर डी थीटा, आर इंटू डी थीटा थी लेंथ, Yes, sir. है ना। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा लैम्डा इंटू आर डी थीटा, बन जाएगा ये डी क्यू। समझ में आ रहा है ना सबको भाई? Yes, sir. अच्छा, ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, जीरो से पाई जा रहा है क्या, Yes, sir. है ना, जीरो से 180 डिग्री पाई तक जा रहा है। ठीक है, चलो भाई आगे सॉल्व करते हैं। ये क्या हो जाएगा, आर और आर कैंसिल हो जाएगा ऊपर नीचे, Yes, sir. तो ऊपर बचेगा साइन थीटा डी थीटा और के इंटू लैम्डा अपॉन आर बचे, तो के इंटू लैम्डा अपॉन आर को बाहर ले लो। कांस्टेंट है ना भाई, रेडियस भी कांस्टेंट है ना, और लैम्डा भी कांस्टेंट है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट है तुम्हारा, तो तुम्हें इंटीग्रेट किसको करना है बस। ये वाला स्टेप समझ में आया सबको, Yes, sir. है ना। माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का क्या होता है इंटीग्रेशन, Minus cos theta. माइनस कॉस थीटा, जीरो से पाई। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, अब कितना आ रहा है, ये आएगा आपका 2k लैम्डा अपॉन आर, 2k लैम्डा अपॉन आर। समझ में आया, कॉस पाई माइनस कॉस जीरो, सॉरी प्लस कॉस जीरो। Yes, sir. ठीक है, कॉस पाई की वैल्यू माइनस होगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस वन टू हो जाएगा टोटल, 2k लैम्डा अपॉन आर। अब k की जगह रखो तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और लैम्डा की जगह क्या रखोगे, लैम्डा की जगह क्या रखोगे भाई, D cube by r theta. लिख के बता देता हूँ, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा लगता है, या फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की जगह रखा, है ना, और लैम्डा की जगह क्या रखोगे, लैम्डा क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ। Yes, sir. चार्ज को लेट से मैं क्यू ले लेता हूँ, क्यू ही बोला है क्योंकि इसने लेने के लिए, चार्ज क्यू टोटल ना, चार्ज क्यू टोटल है ना जो डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, पर यूनिट लेंथ, लेंथ कितनी है सेमी सर्कल की, लेंथ कितनी होती है 2 पाई आर डिवाइड बाई 2, यानी पाई आर होती है क्या। Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यू अपॉन पाई आर, मल्टीप्लाई बाई 1/r, तो था ही सही है। ये आंसर कितना आ जाएगा आपका, ए ऑप्शन, क्यू अपॉन, ये 2 से 4 कट जाएगा ना क्योंकि 2 टाइम्स, क्यू अपॉन 2 पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। समझ में आया भाई आंसर सबको, या कोई डाउट है किसी को, जल्दी बताओ। Yes, sir. पक्का समझ में आया, सोल्यूशन समझ में आया। ठीक है, Yes, sir. तो इस तरह से डील करना है, एलिमेंट लो, इंटीग्रेट करो, आंसर निकालो। अब ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आगे के जो टॉपिक है, आपको जो डीपीपी है ना आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, उसमें से जितना अभी पढ़ लिया उसके क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्योंकि अब क्लास कल नहीं है आपकी, बहुत 2 दिन का आपकी छुट्टी है, तो ये मेक श्योर करें कि आप ये प्रैक्टिस कर लें अभी तक जो पढ़ा है उसके क्वेश्चन। ठीक है, कोई डाउट है क्या आज की क्लास में, No, sir. पक्का। Yes, sir. प्रिंस, एनी डाउट्स। नो सर। चलो भाई मिलते हैं अगली क्लास में, क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना। ठीक है, ओके, बाय बाय एवरीवन। Bye, sir.